फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग ज्योग्राफी में अध्याय भूगोल में अध्याय 3 का भारत का भौगोलिक विभाजन और संरचना एवं उच्च आवाज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए। भूमिका। पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। ध्यातव्य है कि गोंडवाना लैंड के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद विशाल भारत का निर्माण हुआ। ठीक है। अब भारत के विशाल आकार के कारण इनके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। जैसे कि उत्तर में हिमालय चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान मरुस्थल भारतीय पठार द्वीप समूह आदि। इसके बाद इन्हीं संरचनाओं में भारत के महत्वपूर्ण पर्वत चोटी पठार हिमनद झील नदी उद्गम दर्रा घाटियाँ मरुस्थल कृषि क्षेत्र और खनिज क्षेत्र ऊर्जा संसाधन आदि का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भूभाग पर पर्वत और 18.6% पर भूभाग पर पहाड़ और 17.7% पर भूभाग पर पठार तथा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से लेकर 900 मीटर के बीच है, जबकि मैदान एवं तटीय क्षेत्र की ऊंचाई कितना है? तो 1600 मीटर से भी कम है। 1600 मीटर से भी कम है। झीलों के निक्षेपित होने के बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इसमें कश्मीर में डल एवं बुलर झील अवशेष के रूप में इसके प्रमाण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित छह भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर एवं उत्तर पूर्व। उसके बाद भारतीय मरुस्थल अब इधर से मैंने देख लिया, लेकिन होगा इसके से हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर एवं उत्तर पूर्व में। उसके बाद दूसरा हो गया उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद तीसरा हो गया भारतीय मरुस्थल। चौथा हो गया दक्षिण का पठार और पांचवा हो गया द्वीप समूह। देखते हैं मैप। तो मैप में ये वाला पार्ट हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ पे वही जो बांटा गया था, ये मरुस्थल हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। उसके बाद ये हो गया पश्चिम तटीय मैदान हो गया, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान हो गया। ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी। तो ये है भारत का भौतिक विभाजन। तो अब हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर एवं उत्तर पूर्वी। हिमालय
पश्चिम हो गया। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है तथा दक्षिण में गंगा का विशाल मैदान। हिमालय के पश्चिम से पूर्व लंबाई लगभग कितना हो गया, तो 25,000 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में इसकी चौड़ाई कितना हो गया, तो 1600 किलोमीटर हो गया। 1600 से 400 किलोमीटर हो गया। यह चाप अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक के साथ साथ जलवायु अफवाह और सांस्कृतिक विभाजन भी हैं। हिमालय पर्वत पश्चिम में पामीर गांठ से शुरू होती है। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। हिमालय मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसका विस्तार म्यांमार तक है। म्यांमार में हिमालय को अराकन योमा कहा जाता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पहला हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख और 11 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। नागालैंड में हो गया 10, नागालैंड, उसके बाद 9वां हो गया मणिपुर हो गया, 10वां हो गया मिजोरम हो गया, 11 त्रिपुरा में हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विभाजन कैसा हुआ है? उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर और नदी घाटी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर। तो पहले क्या है? ट्रांस हिमालय, बृहद महान हिमालय, लघु मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी और उत्तर पूर्वी हिमालय। अब नदी घाटियाँ सीमा के आधार पर सिडनी बुराड, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थी के आधार पर हिमालय का विस्तार। तो ये हो गया, हिमालय का विस्तार हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो यहाँ पे है काराकोरम लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और यहाँ से लेकर हो गया, ये जास्कर श्रेणी हो गया। उसके बाद ये हो गया पीर पंजाल हो गया, यहाँ पे शिवालिक हो गया। मैं सही से समझ मैप को देखा ऊपर में। अब यहाँ पर में है ट्रांस हिमालय। भूगोल बेताओं के अनुसार ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्योंकि इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हो चुका था। इसका सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। लद्दाख में ही काराकोरम, गॉडविन, ऑस्टिन, K2 लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आता है। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है।
विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी काराकोरम श्रेणी के गिलगिट गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन के टू 8,611 मीटर है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर भी इसी श्रेणी में स्थित है। काराकोरम की अन्य ग्लेशियर जो लद्दाख में स्थित हैं बल्टोरो ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, पूर्णिमा ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर आदि। तो अब हम लोग देखते हैं क्या महान हिमालय और आंतरिक हिमाद्री। महान हिमालय के उत्तरी भाग हमेशा बर्फ से ढके होने के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 61,000 मीटर है। इसी श्रेणी से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम होता है। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में है। कंचनजंगा का कितना है? तो 8,598 मीटर है, जो कि भारत सिक्किम में है। उसके बाद मकालू पर्वत का कितना है? 8,441 है, जो कि नेपाल में है। उसके बाद धौलागिरी का कितना है? तो 8,172 है, जो कि नेपाल में है। उसके बाद नंगा पर्वत कहाँ है? तो 8,124 है, जो कि भारत में है। उसके बाद अन्नपूर्णा कहाँ है? 7,817 है, जो कि नेपाल में है। कामेट कहाँ है? 7,756 है, जो कि भारत में है। नामचा बरुआ कहाँ है? 7,756 है, जो कि भारत में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 लद्दाख में है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि धौलागिरी नेपाल में है। अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। लघु हिमालय अन्य नाम क्या है? तो मध्य हिमालय, हिमाचल और हिमालय। लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर स्थित है। यह भाग छोटे पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। इसकी ऊंचाई 18,000 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कई पर्वत श्रेणियां आते हैं।
पीर पंजाल श्रेणी हो गया जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है तो जम्मू कश्मीर है। धौलाधर श्रेणी कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत श्रेणी कहाँ है तो ये नेपाल में है। उसके बाद घाटी को देखते हैं तो दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच के कई घाटियाँ मिलती है, जैसे पश्चिम में कश्मीर घाटी, पूरब में काठमांडू घाटी और कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी आदि। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। कांगड़ा, कुल्लू, लाहुल एवं स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। काठमांडू घाटी नेपाल में है। अब देखते हैं हम लोग क्या लघु हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। कश्मीर घाटी में हिमोर निक्षेप के द्वारा निर्मित संरचना को करेबा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हो गया। शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हिमालय से आने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण और उसमें बलन पड़ने के पश्चात हुआ है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम तथा दक्षिणी भाग है। शिवालिक श्रेणी पश्चिम में पोतवार के पठार से प्रारंभ होकर पूरब में तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1200 मीटर तथा चौड़ाई हो गया 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। अब देखते हैं लघु हिमालय और शिवालिक के बीच समतल संरचनात्मक मैदान पाया जाता है, जिसे पश्चिम में दून जैसे देहरादून तथा पूरब में दूर जैसे हरिद्वार कहा जाता है। कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल कांगड़ा घाटी, अलीपुरद्वारा आदि भी शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं। शिवालिक के निचले दक्षिणी भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली क्षेत्र है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार में पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। इसे सोमेश्वर की श्रेणी कहा जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं पूर्वांचल उत्तर पूर्वी हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एकाएक मुड़ जाता है। यह उत्तर पूर्वी राज्य में मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं से बनी है। पूर्वांचल हिमालय का राज्यवार विस्तार। अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश डफला मिरी ओबोर मिसमी और पटकाई बूम क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित पटकाई बूम पर्वत श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है। कांगड़ो पर्वत 70-90 मीटर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का सीमा निर्धारित करती है। नागालैंड नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती जो कि 3826 मीटर है। मणिपुर पहाड़ी तथा लैमातौर पहाड़ी मणिपुर में स्थित हैं। अब देखते हैं हम लोग मिजो पहाड़ी अर्थात लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती 3826 मीटर है। त्रिपुरा यह त्रिपुरी पहाड़ी स्थित है। यहाँ त्रिपुरी पहाड़ी स्थित है। असम में क्या है तो मिकिर पहाड़ी रेगमा पहाड़ी भुवन पहाड़ी इत्यादि असम में स्थित हैं। मेघालय यहाँ स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में क्रम है। गारो खासी जयंतिया नोकरेक पहाड़ काइलस पर्वत और चेरापूंजी पर्वत। सिक्किम में क्या है तो कंचनजंगा सड़कफू पर्वत और उसके बाद छोमोयुमो पर्वत पोहुनरी पर्वत इत्यादि सिक्किम में स्थित है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या है तो दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर पहाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का हिमालय। यहाँ पे हो गया गारो खासी जयंतिया श्रेणी गारो श्रेणी खासी श्रेणी और जयंतिया श्रेणी। अब देखते हैं नदी घाटी की सीमा के आधार पर हिमालय की विभाजन सिडनी बुडाड में हो गया था। सिडनी बुडाड ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए विभाजित किया। इस विभाजन का आधार उन्होंने महत्वपूर्ण नदियों को माना। इसका विवरण निम्नलिखित है। तो पंजाब हिमालय यह सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय हिमाचल या हिमालय यह सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। इसका लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय यह काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। असम हिमालय यह तीस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। तो अब हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन। तो यहाँ पर में क्या हो गया ऊपर सिंधु सतलज काली तीस्ता और ब्रह्मपुत्र दिहांग। तो पंजाब हिमालय और इस साइड हो गया पंजाब हिमालय कुमाऊं हिमालय नेपाल हिमालय असम हिमालय काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधर
हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन है? तो दर्रा पर्वतीय भाग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले भाग को दर्रा कहा जाता है। इसका विवरण निम्न है। लद्दाख हो गया, काराकोरम, लन कला, देपसला, अघिल, चांगला, खरदुगला आदि लद्दाख में स्थित दर्रा है जो भारत चीन को आपस में जोड़ता है। इन सभी दर्रों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। इसे NH1D घोषित किया गया है। अब देखते हैं हम लोग बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, गिलगिट को जोड़ता है। उसके बाद बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। राजमार्ग A1 इसी दर्रे से गुजरती है। उसके बाद देखते हैं पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं क्या हिमाचल प्रदेश सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो HP और तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहुल शहर को स्पीति से जोड़ता है। उसके बाद बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल के मनाली को लद्दाख के लेह को आपस से जोड़ता है। उसके बाद देवासा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में कौन है? तो माना दर्रा स्थित है। उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है, जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। इसका ट्रिक क्या है? तो मनीला नीति दर्रा स्थित है, जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा स्थित है, जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद मुलिगला दर्रा स्थित है, जो उत्तराखंड और चीन को जोड़ता है। अब देखते हैं हम लोग सिक्किम। नाथुला दर्रा है। सिक्किम में कौन सा है? तो नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। और भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान इसी दर्रा से चीनी आक्रमणकारी भारत में घुसा था। उसके बाद देखते हैं हम लोग जेलेपला दर्रा है, जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? तो बोमडिला दर्रा है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। और दीफू दर्रा है, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। उसके बाद पांग साओ दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। उसके बाद यांगपा दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। उसके बाद तुजू दर्रा कहाँ है? तो ये मणिपुर में है, जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। हाँ, तो ये किधर से शुरू करूँ मैं? तो ये हो गया क्या? रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा
और बुर्जिला दर्रा। अब ये हो गया काराकोरम दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा और नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और ये हो गया माना दर्रा। और उसके बाद ये बोमगिला दर्रा, ग्यापाक दर्रा, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और तूजू दर्रा। और इधर है थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा। अरे यार, यहाँ अब हम लोग देखते हैं क्या, भारत की प्रमुख घाटियाँ। अब घाटी, दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। अब घाटी सामान्यतः पर्वतीय राज्य में मिलता है। इसका आकार सामान्यतः यू जैसा होता है। घाटियों से नदियाँ बहा करती है। खास तौर पर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटी देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम लोग राज्य और घाटियाँ। लद्दाख में है क्या? लद्दाख में है गलवान घाटी, मरचा घाटी, सुरू घाटी और नुब्रा घाटी। ये सब कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। लद्दाख में कौन सी घाटी है? तो गलवान घाटी, मक्खा घाटी और सुरू घाटी और नुब्रा घाटी। और जम्मू कश्मीर में क्या है? तो कश्मीर घाटी, चिनाव घाटी, लिदर घाटी, गुरेज घाटी। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लहुल घाटी, स्पीति घाटी, पर्वती घाटी और किन्नौर घाटी और क्या बोलते हैं, मालना घाटी और चंबा घाटी। उत्तराखंड में क्या है? तो दून घाटी, फूलों की घाटी, जोहर घाटी, उसके बाद नीलोंग घाटी, धर्मा घाटी। और सिक्किम में क्या है? तो चुम्बी घाटी और युथांग घाटी। अब नागालैंड में क्या है? नागालैंड में है जुक्कू घाटी। आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी। और तमिलनाडु में है कंबल घाटी। और 9 है कि केरल में हो गया साइलेंट वैली, मैन घाटी, शांत घाटी। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्योरा घाटी कहाँ है? तो न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप गलवान घाटी स्थित हैं। चुम्बा घाटी कहाँ है? तो सिक्किम के समीप भारत, भूटान और चीन की सीमा लगती है। यहाँ के निवासियों को प्रोमोबा कहा जाता है। उसके बाद चंद्रा और भागा नदी लाहुल घाटी से निकलती है। उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी है। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। उसके बाद मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी में स्थित है। उसके बाद बौद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ स्पीति घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर में क्या है?
मक्खा घाटी, कश्मीर घाटी, मुखा घाटी, सुगुरु घाटी, उसके बाद चुम्बी घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल पाटी घाटी, माल उसके बाद मालना घाटी, स्पीति घाटी, पंजी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, उसके बाद पर्वती घाटी, किन्नौर घाटी। ये हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया उत्तराखंड, हो गया। उत्तराखंड में कौन कौन है तो दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सूर घाटी। अब यहाँ पे क्या है, युथान घाटी, सिक्किम घाटी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हो गया न्योरा घाटी, नागालैंड में हो गया जुक्कू घाटी। हम लोग देख रहे हैं क्या, आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी, तमिलनाडु में है कंबम घाटी, उसके बाद केरल में है संत घाटी, श्रीलंका वो आ गया। अब हम लोग देखते हैं हिमालय के प्रमुख हिमनद। काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय में सियाचिन, बाल्टोरो, सासैनी, हिस्पर, बियाफो, बातूरा, खुदोपिन आदि प्रमुख हिमनद है, जहाँ से भारत की कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती उद्गम है। लद्दाख में रीमो, पुनमाह और रूपल आदि प्रमुख हिमनद हैं। उसके बाद उत्तराखंड में गंगोत्री, हिमाचल, चौराबाड़ी प्रमुख हिमनद हैं। उत्तर का हिमालय मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण और विंध्याचल पर्वत के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेप से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यह विशाल मैदान लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिम में पूरब में इसकी लंबाई 24,000 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर का मैदान सामान्यतः पूरब की ओर ढलान है, अतः अधिकांश नदियाँ पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह मैदान समुद्र तल से लगभग 50 मीटर से 150 मीटर तक ऊंचा है। उत्तरी मैदान में भाबर तराई, बांगर, खादर और डेल्टा भौतिक लक्षण वाले क्षेत्र मिलते हैं। अब देखते हैं क्या, उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी मैदान, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी पर्वत राजस्थान, ये हो गया राजस्थान का मैदान, ये हो गया उत्तर पर्वत, हो गया नेपाल, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम लोग देखते हैं मैदान। पंजाब का मैदान निर्माण क्या था, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी के अवसादों के निक्षेप से रावी और ब्यास के दोआब को बारी दोआब तथा ब्यास और सतलज के बीच के दोआब कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र हैं। नोट, दोआब, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। राजस्थान का मैदान विस्तार।
अरावली के पर्वत में भारत के पाकिस्तानी सीमा तक विस्तृत है। भारत के पाकिस्तानी तक विस्तृत है। राजस्थान मैदान की प्रमुख स्थलाकृति बालू का स्तूप है। इस मैदान के पूर्वी भाग में कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी राजस्थान मैदान की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। राजस्थान मैदान में सांभर डेगना दिदबाना तथा कुचापन प्रमुख खारे पानी के झील हैं। सांभर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। उसके बाद राजस्थान के मैदान में स्थित उत्तर भूमि को रोही कहा जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? गंगा का मैदान। चलिए अब गंगा जी। गंगा का मैदान यमुना नदी के पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक यह फैला है। कहाँ पे फैला है? तो ये यमुना नदी से पूरब में बंगाल की पश्चिमी सीमा तक फैला है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। गंगा के मैदान का ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा का मैदान मुख्यतः उत्तरी और दक्षिणी मैदान में बांटा है। गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा आदि, जबकि दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, अजय आदि। इन सभी नदियों के अवसादों के निक्षेप से गंगा के मैदान का विस्तार हुआ है। उत्तरी गंगा के मैदान के नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, जिसके कारण यहाँ छड़ना झील, दलदल और चौड़ भूमि का विस्तार होता है। दक्षिणी गंगा के मैदान की नदियाँ ग्रीष्मकाल में सूख जाती है। यह जल की पतली धारा चलती रहती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है, जहाँ वर्षा के समय पानी भर जाती है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी सुवर्णसिरी, लोहित और दीबांग, मानस आदि के अपसादों के निक्षेपण से। इसका विस्तार कहाँ हो गया? असम में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी पर लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के बीच से होकर गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी घाटी द्वीप है।
भारतीय मरुस्थल ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे कम हो उसे मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल कहा जाता है राजस्थान का थार मरुस्थल इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। मरुस्थल थार मरुस्थल 644 किलोमीटर लंबा और 166 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 1,04 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर और 150 एमएस से भी कम होती है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। थार मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृति स्थानीय रेतीले टीले छत्रक चट्टानों और मरुधान है। यहाँ बालू के हम लोग क्या पढ़ते थे? थार मरुस्थल यह 644 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? कायदा है सैकड़ा हजार 10 लाख 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ वर्षा कितना होता है? यहाँ वर्षा होता है 15 सेंटीमीटर और 150 से भी कम होती है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। थार मरुस्थल की प्रमुख स्थानांतरित रेतीली टीले छत्रक चट्टानों और मरुधान है। यहाँ बालू के टीलों एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी लूनी है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में भी फैला है। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। मैंने ये थार मरुस्थल वाला दो बार पढ़ लिया गलती से, तो सॉरी। शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, ये हो गया पूरा कितना अरावली का प्रदेश हो गया, अरावली प्रदेश। और ये मैदानी प्रदेश हो गया, ये हो गया जलोर। प्रायद्वीपीय पठार मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार हो गया। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण अति प्राचीन पैंजिया से बने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कई वर्षों के बाद पुनः टूटा और आगे बढ़ यूरोपीय प्लेट से टकराया, जिससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इसका आकार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में क्या बोलते हैं? पश्चिम में पश्चिम घाट और पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर और पूरब की ओर है, जबकि दक्षिण भाग का ढाल पूरब की ओर है। उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन का पठार, अब देखते हैं हम लोग दक्कन का पठार।
दक्कन के पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजा का रूप में है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में है। दक्कन के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट स्थित है। इसका विस्तार निम्नलिखित है। तो दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूरब में पूर्वी घाट जो तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ी में आपस में दोनों मिल जाते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 16,000 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसे सत्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। पश्चिम घाट के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ क्रम उत्तर से दक्षिण हो गया। महाराष्ट्र में काल सुब्राई महाबलेश्वर। कर्नाटक में हो गया बाबा बुदन की पहाड़ी। उसके बाद तमिलनाडु में हो गया नीलगिरी की पहाड़ी। उसके बाद केरल में हो गया केरल एवं तमिलनाडु में हो गया अन्नामलाई की पहाड़ी। पश्चिम हो गया केरल में हो गया काडरमा मतलब इलायची की पहाड़ी। ये सब कहाँ है? तो ये सब हो गया आपको उत्तर से दक्षिण में है। ये सब केरल में हो गया। अब देखते हैं पश्चिमी घाट में चार प्रमुख दर्रे हैं, जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण क्रम में है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, जो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो केरल में है, जो पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है। सिनकोटा दर्रा केरल में है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक लगभग 1800 किलोमीटर में स्थित है अर्थात उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तार है। पूर्वी घाट बीच में कटा घाट है, जिससे होकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हैं। अतः इस क्षेत्र में कई अलग अलग पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। जैसे क्रमशः पहला हो गया उड़ीसा में महेंद्रगिरी हो गया। अरुणाचल प्रदेश में हो गया नालामलाई, बेलीकोडा और पालकोंडा। उसके बाद नागाड़ी पहाड़ी और तमिलनाडु में क्या है? तो अनामलाई, पंचामलाई और शिवालय और पालनी और बेलंगिरी और जवादी सिलम लाई पहाड़ी। सॉरी। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ी।
नीलगिरी की पहाड़ी, पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी तथा पूर्वी घाट श्रेणी आपस में एक दूसरे से नीलगिरी श्रेणी में मिलते हैं। नीलगिरी क्षेत्र मूलतः तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में भी मिलता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद नीलगिरी क्षेत्र में टोडा नामक जनजाति निवास करती है, जो मूलतः पशुपालक होता है। इस जनजाति में शिशुवध प्रथा तथा बहुपति विवाह का भी प्रचलन दिखाई देता है। अनामुड़ी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची 2695 मीटर चोटी है। ये सबसे ऊंची चोटी है। अनामुड़ी केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट या दक्षिण भारत का हिमालय भी कहा जाता है। हाँ, अनायमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। इसके उत्तर में अन्नामलाई का पहाड़ी, दक्षिण में क्या है? तो इलायची जिसे कौडरमम की पहाड़ी और पूरब में पालनी की पहाड़ी स्थित है। उसके बाद नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में सतमाला पहाड़ी, अजंता पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी इत्यादि स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी काल सुब्रा है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। 46 मीटर है। सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के बीच महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और महाबालेश्वर के बीच में भोरघाट दर्रा है, जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। ओडिशा में गढ़जात पहाड़ी, टिकरपाड़ा पर्वत श्रेणी, अस्सिया पहाड़ी, नायागढ़ पहाड़ी आदि स्थित हैं। टिकपारा पर्वत श्रेणी और नायागढ़ पहाड़ी के बीच में महानदी गुजरती है। अब गुजरात में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्नलिखित देखते हैं। कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी और बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी आदि। अब देखते हैं कच्छ प्रायद्वीपीय को काठियावाड़ी प्रायद्वीपीय द्वीप से अलग कच्छ की खाड़ी करता है।
दीव और दमन के बीच क्या बोलता है खंभात की खाड़ी स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब देखते हैं दक्कन के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र देखे जाते हैं। पठार हो गया धरातल से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो शीर्ष सपाट या मेजाकार हो पठार कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 500 से लेकर 600 मीटर होता है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्यतः पठारी क्षेत्र ही है। प्रायद्वीपीय पठार कई पठारी क्रमों से निर्मित से इसलिए इसे पठारों का पठार कहा जाता है। इसके अंतर्गत दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, कर्नाटक का पठार आदि विस्तृत हैं। ये रहा बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, उसके बाद खंड का छोटा नागपुर का पठार हो गया, तेलंगाना का पठार हो गया, ये कर्नाटक का पठार हो गया, ये हो गया शिलोंग का पठार। वेद ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है मेरे को। अब देखते हैं क्या प्रायद्वीपीय पठार कर्नाटक का पठार यह कर्नाटक में स्थित पठार है जो लगभग 1,89,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बाबा बुदन यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्यांगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक के पठार में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। यहाँ काली मिट्टी की प्रावधान है। कर्नाटक पठार क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीम प्रमुख नदियाँ हैं। तेलंगाना का पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। डोलीगुट्टा तेलंगाना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण पठारी क्षेत्र को रॉयल सीमा का पठार जबकि ऊपरी पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहा जाता है। अब देखते हैं दक्कन का पठार इसका विस्तार उत्तर में सतपुरा और विंध्याचल की पहाड़ी तक है। पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पूर्वी घाट तक विस्तृत है। कर्नाटक का पठार एवं तेलंगाना का पठार इसी का हिस्सा है। यह भारत के 8 राज्यों में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। यहाँ काली मृदा की प्रधानता है जिसमें कपास की अच्छी खेती होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार दक्कन पठारी क्षेत्र में है।
दक्कन पठारी क्षेत्र में गोदावरी नदी अपवाहित होती है। मालवा का पठार मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित पठार है। यहाँ भी काली मिट्टी का विकास हुआ है। चंबल नर्मदा वो तापी मालवा पठार की प्रमुख नदियां हैं। बुंदेलखंड का पठार इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। ग्रेनाइट वो निस चट्टान के अपरदन से यहाँ लाल मृदा का विकास हुआ। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखंड को उत्खात भूमि प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार यह मुख्यतः झारखंड में स्थित है। यह पठार हजारीबाग के पठार रांची का पठार तथा राजमहल की पहाड़ी से मिलकर बना है। छोटा नागपुर का पठार से मिलने वाली छोटा नागपुर के पठार से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है, जो हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पवित्रता के दृष्टि से इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहते हैं। पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1366 है। यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं दंडकारण्य का पठार। इस पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक है। इंद्रावती नदी का उद्घाटन इसी पठार से होता है। भारत में टीन दंडकारण्य के बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। भूमध्य उच्च भूभाग मध्य भूभाग में मुख्य रूप से उत्तर के विशाल मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार के बीच के उच्च भूभाग शामिल है। इसमें मुख्य है अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी एवं सतपुरा श्रेणी। ये हो गया अरावली पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, सतपुरा हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। उसके बाद ये हो गया पश्चिम घाट हो गया, दक्कन में हो गया, और उसके बाद नीलगिरी हो गया, अनामुड़ी यही है, उसके बाद पठारी क्षेत्र। अब देखते हैं अरावली पर्वत। हाँ, अरावली पर्वत को तो ऊपर देखे थे मैप में। इसका विस्तार दक्षिण से लेकर गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर में है। यह एक प्राचीनतम पठार अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर है। आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। सतपुरा श्रेणी इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में है। यह पर्वत ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। यह पश्चिम से पूर्व
राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में फैलती है। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर है। 1350 मीटर है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो जो 1065 मीटर ऊंची है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। उसके बाद अब देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में है। इसकी लंबाई लगभग 1086 किलोमीटर, 1086। विंध्याचल पर्वत में कैमूर पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिंगापुर चोटी है, जो 881 मीटर ऊंची है। विंध्याचल श्रेणी गंगा नदी के अपवाह को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। उत्तर पूर्वी पठार उत्तर पूर्व में मुख्य रूप से मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार है, जो छोटा नागपुर पठार का ही विस्तारित रूप है। हिमालय के निर्माण के समय इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व से खिसक गया, जिससे बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिसे नदियों ने धीरे धीरे भर दिया। मेघालय की पठार को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी में विभाजित किया गया है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में मासिनराम एवं चिरापुंजी क्षेत्र स्थित हैं, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये क्या है? उत्तर पूर्वी पठार। तो यहाँ हो गया अरुणाचल प्रदेश है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, उसके बाद ये हो गया मेघालय। इंद्रावती पर्वत छत्तीसगढ़, मुल्लेम पर्वत गोवा, कलेसर पर्वत हरियाणा, बेतला पर्वत झारखंड। तटीय मैदान भारतीय क्षेत्र के तटीय मैदान को भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। अब काठियावाड़ तटीय मैदान, ये हो गया काठियावाड़ तटीय मैदान हो गया, कोयर तटीय मैदान हो गया, मलावा तटीय मैदान हो गया, आंध्र तटीय मैदान हो गया, पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है।
जल में डूबे होने के कारण यह मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैली तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। गुजरात का तटीय मैदान कच्छ और काठियावाड़ तक, कोकण का तटीय मैदान महाराष्ट्र से गोवा तक, उसके बाद कन्नड़ का तटीय मैदान गोवा से मंगलुरु तक, उसके बाद मलाबार का तटीय मैदान मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। मलाबार तटीय मैदान में विशेष स्थलाकृतियाँ कयाल पाई जाती है जो मछली पकड़ने और नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है जिससे इस मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद उत्कल तटीय मैदान उड़ीसा में। उत्कल तटीय मैदान कहाँ है? तो ओडिशा में स्वर्णरेखा नदी और महानदी के बीच स्थित है। उत्तरी सरकार तट। इस मैदान का विस्तार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। यह महानदी और कृष्णा नदी के बीच है। अब देखते हैं हम लोग क्या, कोरोमंडल तटीय मैदान। हस मैदान का विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। अब हम लोग क्या देखते हैं, द्वीप समूह। भारत के बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं, जिसमें बड़े द्वीप मात्र 7 हैं। बड़े द्वीपों में 4 अंडमान में जबकि 3 निकोबार में स्थित हैं। ये हैं उत्तरी अंडमान। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। इसके पूर्वी भाग में नारकोडम द्वीप है जो भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल द्वीप जो कि 738 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके पूर्वी भाग में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप स्थित है। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डियो बेली 515 मीटर है। दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम इसी द्वीप पर स्थित है। सेलुलर जेल यही है। सेलुलर जेल भी यही है। इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयब जो कि 460 मीटर है। 460 मीटर। अब देखते हैं ग्रेट निकोबार यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है।
इसी द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट धुलियर जो कि 642 मीटर इसी द्वीप पर स्थित है। टेरासा द्वीप, कोमोराटा द्वीप, नंगकोरी द्वीप, कट्टू चल्ला द्वीप इत्यादि निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। ग्रेट कोको द्वीप कहाँ है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिस पर म्यांमार बर्मा का अधिकार है। अब लोग देखते हैं क्या? पेपिरस द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिस पर म्यांमार का अधिकार है। अब लैंडफॉल द्वीप, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में स्थित है। अब देखते हैं न्यू सूर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। अब देखते हैं परिवर्तन 30 दिसंबर 2018 को रॉस द्वीप इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया किसका? तो रॉस द्वीप का। नील द्वीप, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया। उसके बाद हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया। पोर्ट ब्लेयर 13 सितंबर 2024 को पोर्ट ब्लेयर का 13 सितंबर 2024 को पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। लक्षद्वीप समूह अरब सागर के द्वीपों के लक्षद्वीप और मणिकॉक शामिल हैं। लक्षद्वीप, यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल जैसा मिनीकॉक यह लक्षद्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है, जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप को लेकर भारत और मालदीव के बीच विवाद है, लेकिन वर्तमान में इस पर भारत का अधिकार है। कुछ प्रमुख नदियाँ, भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ, तो ये हो गया माजुली द्वीप। यह द्वीप असम में है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। माजुली द्वीप अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक नदीय द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है। अब देखते हैं व्हीलर द्वीप। यह उड़ीसा में स्थित है। इसे वर्तमान समय में APJ अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में जाना जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। पंपन द्वीप
यह आदम ब्रिज या राम सेतु का द्वीप राम सेतु का ही एक भाग है। यह द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप या पंबन चैनल रामेश्वर द्वीप को भारत की प्रमुख भूमि से अलग करती है। उसके बाद देखते हैं क्या, कच्चा तिब्बू द्वीप। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है। आलिया बेट और खालिया बेट द्वीप। यह द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है और नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप जबकि ताप्ती द्वीप में मुहाने पर खालिया बेट द्वीप स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने इस चैप्टर को पूरा मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जब चाहे आप लोग एक बार में पूरा चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। अगर इसमें से मैंने कुछ गलती किया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और या तो मैं सॉरी, इसके लिए मैं पहले से बोल दिया। जितना हो सके हमारी वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स।